अब्बास नकवी जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, अल्पसंख्यक मामले आपको देखने हैं और यह आरोप आपकी सरकार पर लग रहा है सर कि आपके राज्य में, देश में अलग अलग हिस्सों में दोनों धर्मों के बीच खाई गहरी हो रही है। कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं उसका जवाब दिया जा रहा है, कहीं बुलडोजर चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग इस देश में डरे हुए हैं। क्या जवाब है आपका? देखिए, मैं बताऊं आपको, डरे कौन लोग हैं? डरे वो लोग हैं, खासतौर से अगर आप देखें 8 सालों का इतिहास, कि जो लोग कि हर 6 महीने 4 महीने के इंटरवल पर चिट्ठी लेकर के और घूमने लगते हैं कि साहब इस देश में असहिष्णुता हो गई। डरे वो लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की बेचैनी है कि इस देश में कोई भागलपुर नहीं हो पा रहा है जहां हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ था, भिवंडी नहीं हो पा रहा है जहां पर बर्बादी के तांडव पूरे दुनिया ने देखा था, मलियाना नहीं हो पा रहा है, मालेगांव नहीं हो पा रहा है, कहीं पर जो है वो मुंबई जैसे धमाके नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली में जो लाजपत नगर जैसे धमाके, या देश के अन्य हिस्सों में जो कुछ होता था। एक माहौल है, शांति का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, और आतंकवादियों और दंगाइयों में असुरक्षा का माहौल है। इसलिए जो लोग भी इस तरह के माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं, वो आइसोलेटेड घटनाएं हैं। कुछ इस तरह की क्रिमिनल घटनाएं अगर सामने आती हैं तो उस पर कार्रवाई चाहे राज्य हो और चाहे पुलिस हो, वो करता है। अब आपने शाहीन बाग का भी आपने जिक्र किया। शाहीन बाग में जो कुछ पहले हुआ था, हम जो बेचारी महिलाएं थीं, जो बुजुर्ग महिलाएं थीं, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनको मैं कोई राजद्रोही नहीं मानता, लेकिन किस चीज का नशा था इसका अंदाजा आपको आसानी से लग सकता है। और किस तरह से एक बाड़े के अंदर धक्का देकर के और एंट्री गेट में धक्का देकर के और एग्जिट गेट कुछ लोगों ने बंद कर दिया था। तो ये जो सीन हैंड और अनसीन हैंड दोनों अब आज एक्सपोज हो रहे हैं। इसी तरह से और जगहों पे है। ये क्रिमिनल एक्ट है, तो आप इसको कम्युनल जामे और कम्युनल कलर में रंगने की जरूरत नहीं है। जी नकवी जी, फिर आप अनसीन हैंड एक्सपोज कीजिए। मैं तो आपको जामा मस्जिद की तकरीर सुनाती हूँ, शाही इमाम की तकरीर है ये, जिसमें वो खुलकर जामा मस्जिद में ये कह रहे हैं कि हालिया दिनों में धार्मिक जो यात्राएं निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, वो जानबूझकर दूसरे धर्म की मस्जिदों के सामने से निकलते हैं और उसके बाद वो हथियार लहराते हैं, फिर वहां पर कम्युनल वायलेंस होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, ये सब। और वो सीधा प्रधानमंत्री से इस पर सवाल कर रहे हैं और ये तकरीर उन्होंने जामा मस्जिद में की है, इमाम बुखारी ने। तो आप फिर कैसे विश्वास जीतेंगे? सबका विश्वास कहां से आएगा? देखिए, हम ये नहीं मानते कि किसी ने ये तकरीर कर दी तो उस तकरीर से जो है वो पूरा देश प्रभावित हो गया। कुछ इस तरह के हर तरफ से इस तरह की चीजें सुनाई भी पड़ती हैं, दिखाई भी पड़ती हैं, लेकिन हमारा देश बहुत परिपक्व है, एक चीज। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्लेयर जो हैं वो कभी इस तरह की चीजों को देखेंगे भी नहीं, देखना चाहेंगे भी नहीं। उन्हें तो लगता है कि साहब ये जुल्म हो रहा है, जुर्म हो रहा है, ये हो रहा है, एक अल्पसंख्यक समाज के साथ असहिष्णुता का माहौल है। कहां माहौल है भाई? ये जो जिन लोगों ने चिट्ठी पिट्ठी लिखी है, ये जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल भारत बैशिंग ब्रिगेड के लोग हैं, एक घटना बता दें डिस्क्रिमिनेशन की, एक घटना बता दें जहां पर कि दंगे 6-6 महीने 8-8 महीने हुए हैं। मैंने तो आपको दंगों का, भागलपुर को आपको इतिहास जानकारी होगी, आपको भिवंडी का इतिहास की जानकारी होगी, आपको सन 84 का कत्लेआम सिख भाइयों और बहनों का जिस तरह से बेदर्दी और बेशर्मी के साथ हुआ था वो आपको याद होगा। आज अगर ये माहौल देश में इस तरह का दंगों का, इस तरह के आतंक के माहौल पर कंट्रोल हुआ है, तो कुछ लोग जो है अनकंट्रोल होते जा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि साहब अब तो जो है वो ये सारी चीजें हम जो सोचते थे वो तो सब उल्टा हो रहा है, अब तो यहाँ शांति भी हो रही है। यहां पर देश में जो है ऐसे लोग, जो लोग की इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी करते हैं, उन पर तो चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी कास्ट के हो, किसी कम्युनिटी के हो, उनके खिलाफ जो है वो कानून के तहत कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल है कि कानून पर कार्रवाई कब होती है? मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछ रही हूं, उसको आराम से सुनिएगा सर। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठता है, बीजेपी की तरफ से भी, राज ठाकरे की तरफ से, नवनीत राणा की भी तरफ से। फिर बीजेपी नवनीत राणा को सपोर्ट भी करती है, जो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटता है। कोई ये देश की अदालतों का दिया हुआ स्पीकर पर फैसला हालिया तो है नहीं कि बीजेपी या तमाम जो अन्य पार्टियां हैं वो बवाल कर रही हैं। और देखिए
कि ये पहले से फैसला है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सर उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों से लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। तो ये सियासी नहीं है तो फिर क्या है सर? वरना जब कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद ही पुलिस एक्शन करती, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता। देखिए अंजना जी, जो नॉइज पोल्यूशन है इसका कानून और इसका जो कड़े नियम सभी राज्यों में भी बने हुए हैं, केंद्र के भी हैं, कोई आज के नहीं है, कोर्ट ने भी इसमें फैसले किए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये भोपू कंपटीशन जो चल निकला था इस देश में कि तुम्हारे भोपू से हमारा भोपू ज्यादा तेज बोल रहा है, ज्यादा शोर मचा रहा है, और इसलिए किसी का एक दो भोपू लगा है तो उसने सामने जो है वो 10 भोपू लगा दिए। अब ये भोपू जो है किसी की धार्मिक आस्था के प्रकटीकरण का प्रमाण नहीं हो सकता। आप जो है वो भोपू कंपटीशन में लगे हुए हैं, आपको लगता है कि आपका भोपू अगर ज्यादा तेज बोलेगा तो दूसरे का जो है वो कम बोलेगा, तो वो आप 30 मार खाएं। और इसलिए जो आपने आदित्यनाथ जी की बात की, योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने इस काम की शुरुआत खुद अपने यहां से की, और उसके बाद आपने देखा होगा कि वहां मंदिर हो, मस्जिद हो, ज्यादातर जगहों पे खुद स्वतः लोगों ने इस अपने को भोपू कंपटीशन से अलग किया। और देश भर में होना चाहिए, मैं तो कहता हूं। बहुत दिनों तक मैं तो तमाम लोगों के, मुंबई के या और जगहों के लोग तमाम शिकायतें करते थे कि साहब ये भोपू कंपटीशन चल रहा है, सुबह जो है 4 बजे से 5 बजे से शुरू हो जाता है, हमारी दिक्कत आती है। वो कई ऐसे महत्वपूर्ण मुझे याद आते हैं कि लोगों की शिकायतें हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में लोगों ने स्वतः अपने आप इस बात की जरूरत को महसूस किया और समझा। एक चीज, दूसरी चीज, एक साहब जो आपने जिक्र किया कि साहब कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद के बाहर से लोग जुलूस निकालते हैं। अरे भैया, मस्जिद के बाहर जो सड़क है, क्या वो आपने उसको भी रजिस्ट्री करा रखा है क्या कि वहां पे लोग चलेंगे नहीं, वहां पे लोग जुलूस नहीं निकालेंगे, वहां पर जो है वो केवल मतलब चलने के लिए भी जो है वो आपने एंट्री बैन कर रखी है। तो मुझे लगता है इस तरह की जो बातें हैं, उस बातों से बचने की जरूरत है। चलिए आप पर छोड़ते हैं, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कोई आप पर नहीं, एक बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं, कहते हैं कि देश में मुसलमान आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। कैसे आप समझाएंगे, कैसे उनका विश्वास जीतेंगे? ये आप पर छोड़ते हैं, आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, आप समझाइए कि कैसे कैसे सुरक्षित हैं वो। मैं अंजना जी मैं पूरा डिटेल तो नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ विदेश के लोग अभी कल आए थे, और जो बात आपने कही, जो बात ये इंटरवल के साथ साथ जो ये भारत बेसिंग ब्रिगेड के लोग करते रहते हैं, लगभग वैसी बातें वो कर रहे थे। मैंने 3-4 चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। आप ये बताइए कि 2014 के बाद से लेकर के और आज 2022 हो गया, आप जो है वो हम इतने 8 सालों की बात, हम 8 घटना तो कहते नहीं, हम एक आप डिस्क्रिमिनेशन की घटना बता दीजिए। एक, क्या 4% केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी से 10% भागीदारी होती है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? क्या बच्चियों को 5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप, 5 करोड़ आजादी से लेकर आज तक उन सेकुलर सिंडिकेट की पार्टियों ने नहीं दिया था? मोदी जी 5 करोड़ स्कॉलरशिप देते हैं। ड्रॉप आउट रेट 72% से घट करके और 30% रह जाता है। इनरोलमेंट रेट जो है वो जंप करता है, बढ़ता है। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? क्या इस देश के जो तमाम समाज के जो तमाम हिस्से हैं, उसके साथ साथ अल्पसंख्यक इस देश की तरक्की के बराबर के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं, बने हैं? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है कि इस देश में जिस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी जी वैक्सीनेशन का अभियान चला रहे थे, लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम कर रहे थे, उसमें वो तय करके दिया गया कि साहब ये मुस्लिम मोहल्ला है या हिंदू मोहल्ला है, या मुस्लिम गांव है या हिंदू गांव है, हिंदुस्तानी मान करके, और सबकी सेहत और सलामती सुनिश्चित की गई। क्या 80 करोड़ लोगों को, जिसमें कि लगभग 32% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनको फ्री राशन आज तक दिया जा रहा है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? एक मैं बहुत लंबी मेरे पास श्रृंखला है, जी मुझे पता है, और क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि आप एक घटना बताइए, एक घटना आप 8 सालों में बताइए कि भागलपुर का जो दंगा हुआ था, 6 महीने से ज्यादा चला था, हजारों से ज्यादा लोग मारे गए थे, हजारों से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। क्या इस देश में मोदी जी के आने के बाद इस तरह के दंगाई, इस तरह के दबंग और इस तरह के बलवाई ऐसा कर पाए हैं? क्या मलियाना का पूरा मलियाना तबाह, वो भिवंडी तबाह हो गया था, टेक्सटाइल
जो टेक्सटाइल शहर कहलाता था वो जी। उसका पूरी तरह से मंत्री जी। बंटाधार हो गया था। क्या इस मुल्क में ऐसा हो पाया? ठीक है, मंत्री जी, आपने कहा कि मलियाना हाल का जहां पर कोई जिंदा discrimination वाला आप पीएससी incident की बताएं। बसों में मुसलमानों को भर करके और तालाब में फेंक दिया गया था। मैं- तो ये जो सारे माहौल है उन्हें सूट नहीं कर रहा है सर, और इसलिए जहांगीरपुरी। पहले मोदी बैशिंग होती रही, अब भारत बैशिंग शुरू हो गई। जहांगीरपुरी, आपने कहा एक कोई घटना गिनाइए। वो कहते हैं कि मस्जिद पर तो आपने इंक्रोचमेंट हटा दिया, लेकिन 50 मीटर की दूरी पर मंदिर था, वहां जाते जाते आपका क्रेन रुक गया, जबकि इंक्रोचमेंट वहां भी था। अच्छा भाई अंजना जी, क्या इंक्रोचमेंट आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है क्या? कि साहब हमारा इंक्रोचमेंट जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है और जो उनका इंक्रोचमेंट है वो अनसेफ है। जहां इंक्रोचमेंट होगा, मंदिर मस्जिद और इनकी इसकी बात नहीं हो रही है, जहां होगा कानून के तहत कार्रवाई होगी। अब दिक्कत ये होगी कि इंक्रोचमेंट पे भी कम्युनल तड़का लगाने की कोशिश होने लगी, उसको भी जो है वो कम्युनल चश्मे से और नजरिए से देखा जाने लगा। उसको भी बताया जाने लगा कि साहब ये इंक्रोचमेंट मुसलमानों का क्यों हट रहा है, हिंदुओं का क्यों नहीं हट रहा है, हिंदुओं का क्यों हट रहा है, मुसलमानों का क्यों हट रहा है। उसमें ही मैंने देखा कि एक दुकान, एक वहां के व्यापारी थे, उन्होंने शिकायत की, कोई मिस्टर गुप्ता थे कि साहब मेरा तो जो तोड़ा गया वो गलत तोड़ा गया, फिर किसी और ने की। तो वो एक ये सामान आज के ऐसी बात नहीं है कि आज हो रहा है, जिसका भी आप इलीगल कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट हटाएंगे वो ये बात कहेगा। अब जरा से फैशन चल गया है, लोग पहुंच जाएंगे वहां पर पॉलिटिकल पर्यटन करने। मस्जिद की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सर। क्या अभी तक ये साबित हो पाया है कि इसी मस्जिद से उस दिन पत्थरबाजी हुई थी रामनवमी के जुलूस पर, हनुमान जयंती? साबित तो जो है वो कोर्ट करेगा, कानून करेगा और पुलिस करेगी। हमारा आपका काम साबित करना नहीं है। अगर जो है वहां कहीं पर जो है वो गुनाह हुआ है या गुनाह करने की कहीं कोशिश हुई है किसी भी स्तर की, तो उस पर पुलिस अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, कोर्ट अपने फैसले करता है। शुरू जरूर हिंदू नववर्ष से राजस्थान में हुआ सर, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य, गुजरात बीजेपी शासित राज्य, ऐसी जगहों पर क्यों इस तरह की हिंसा हो रही है? आखिर धार्मिक जुलूस को शांति से निकाल सके बहुसंख्यक भी इस देश का, ये जिम्मेदारी भी तो आपकी है। तो कहीं पत्थरबाजी हो जाती है, फिर आप कहते हैं हम बुलडोजर चला देंगे। पत्थरबाजी होती क्यों है सर? रोकी क्यों नहीं जाती है? जी अंजना जी, मैं आपसे और आपके माध्यम से आज तक के जो दर्शक हैं उनको मैं एक ही चीज जो है वो जानकारी भी देना चाहता हूं और मैं बताना भी चाहता हूं कि ये जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं कहीं कहीं पे भी हो रहे हैं, आइसोलेटेड एक्ट मैं कहता हूं अभी भी, उन क्रिमिनल एक्ट को कम्युनल कलर से मत देखिए। अब दिक्कत ये हो गई, एक फैशन सा हो गया है। मैंने आपको इतनी लंबी श्रृंखला बताई जहां पे हजारों हजार बेगुनाहों का कत्लेआम होता है, वो जो है उसके बाद भी जो है वो तमाम, खासतौर से कांग्रेस पार्टी फिर भी जो है सीना चौड़ा करके कहती है कि हम तो सेकुलर सिंडिकेट के जो है वो हीरो हैं। और आज जो है वो कहते हैं ना कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो उनकी दिक्कत ये हो गई है। और इन तमाम घटनाओं में कहां पर जो है वो कत्लेआम हुआ है जरा बता दीजिए आप, कहां पर जो है वो खून सड़कों पे बहा है बता दीजिए आप, कहां सन 84 जैसी पुनरावृत्ति हुई है बता दीजिए, कहां पर जो है वो भागलपुर की जैसी पुनरावृत्ति हुई है, भिवंडी जैसी हुई है, मलियाना हुई है, मालेगांव हुई है। मैं इसलिए जिक्र ये नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राणी लोग हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि भैया खुदा के लिए, भगवान के लिए, बाय सेक ऑफ गॉड, ये जो बेवकूफियां हैं ये बंद करो। ये देश तुम्हारी इस तरह की सेकुलर सिंडिकेट के सनक से ऊब चुका है, साजिशों से परेशान हो चुका है और इसीलिए तुम्हारा सुपड़ा साफ हुआ है। फिर भी जो है वो कहते हैं ना कि जब रस्सी जल गई अभी बल नहीं गया, अभी बल जो है थोड़ा बहुत हिल रहा है, वो भी जनता ठीक कर देगी। आपने अभी कहा सर हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तो या तो आ भरना छोड़ दीजिए या फिर बदनामी रोक लीजिए। बदनामी तो आप ही को रोकनी पड़ेगी। क्या हम आज इसलिए भरते हैं कि ये हम आज स्ट्रैटेजी क्या है बदनामी रोकने के लिए? क्योंकि सारा आरोप सरकार पर लगता है। साजिशी सिंडिकेट का यहां से लेके विदेश तक हम जो है वो साजिशी, देखिए ये विदेश तक और देश तक के सवाल नहीं है भाई। ऐसा है ना कि यहां पर आप बताइए, आप रोज जो है वो जो भी रिटायर इकट्ठा हो जाते हैं और अगर आप सिग्नेचर देखें तो 2014 के बाद से आज तक वही 70% 68% लोग हैं घुमा फिरा करके, और जो है वो हर इंटरवल के बाद एक चिट्ठी लिख देते हैं।
पहले तो मोदी बैशिंग होती रही, मोदी आ गए, इस्लामिक देशों से जो है वो खात्मा हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आज दुनिया में सबसे बेहतर रिश्ते नरेंद्र मोदी जी के इस्लामिक देशों के साथ हैं। आज सबसे बेहतर रिश्ते यूरोपियन कंट्रीज के साथ हैं। आज दुनिया के तमाम देश नरेंद्र मोदी जी को शांति की एक दीप के रूप में, शांति के एक विश्वास के रूप में देख रहे हैं। अब ये चीजें इन लोग कहां से हजम होगी? इन्होंने तो पिक्चर दूसरी पेंट की है, दूसरी पेंट करने की कोशिश की है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये, आप ये बताइए, अभी भोपू का मामला आएगा तो भी इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल खतरा हो जाएगा। हिजाब का मामला लाएंगे, वो कहेंगे साहब ये देश का संविधान खतरे में आ गया। कॉमन सिविल कोड या सीएए की बात आएगी तो कहेंगे साहब ये देश के संविधान के तो चिथड़े करने की तुले हुए हैं। तो ये पूरा के पूरा इनका एक लंबा क्रम है। फेक, फैब्रिकेटेड, फ्रस्ट्रेटेड जो आत्माएं हैं वो इस तरह की चीजें करती रहती हैं। लेकिन हमें देश के लोगों की परिपक्वता पर, मैच्योरिटी पर बहुत गर्व है और ये देश के लोग कभी भी अनेकता में एकता की ताकत को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की शक्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। आपने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, तो जरा उस पर आते हैं। क्या है सरकार का इस पर प्लान? क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, फिर अब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लाएंगे। देश के गृह मंत्री ने कहा है कि अब की बार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहीं विपक्ष का कहना है, कई मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो सामने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो देश का ताना बाना था तमाम धर्मों का एकजुट होने का, रहने का, उसको आप लोग तोड़ रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके। देखिए, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जिन्होंने लिखे थे, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, चाहे मौलाना हसरत मोहानी हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, ये तमाम हमारे महापुरुष थे। उन्होंने जो है वो उस समय कहा था कि ये राज की जो भी राज होगा, गवर्नमेंट ऑफ द डे होगा, उसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉमन सिविल कोड की दिशा में तैयारी करे और कॉमन सिविल कोड ये पूरे देश में लागू करे। अब 75 साल हो गए, किसी ने इस काम को करा नहीं। कभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कदम उठाने की कोशिश की तो उसको आपके भी 8 अपने साल संख्या बल के आधार पर जो मौजूदा सरकार की और अटल जी की सरकार अलग, तो कोई वो भी गिन लीजिएगा। हाँ, हमने जो है वो गिन लिया। हमने इसी में 370 भी हटाया, वो भी गिन लिया हमने तमाम ऐसी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के में ड्यूटी के रूप में थी वो हमने की है, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये 370 चलते चलते घिस जाएगा। घिसते हुए मोदी जी तक इंतजार करना पड़ा कि मोदी जी आएंगे तभी ये खत्म होगा और तभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लोगों को न्याय मिलेगा। एक चीज देखिए, कॉमन सिविल कोड, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात तो करते हैं। हमने अभी कहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्लेयर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तो बहुत बातें करते हैं हम, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज की बातें कभी नहीं करते, भूलते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के धार्मिक स्वतंत्रता पर ना हमला था, ना हमला है, ना हमला रहेगा। तो तमाम ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं, अमेरिका है वहां पर कॉमन लॉ है, ब्रिटेन है वहां पर कॉमन लॉ है, जर्मनी है वहां पर भी कॉमन कानून है, या ऐसे तमाम 40-50 ऐसे देश हैं जो देश की डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। मैं उन देशों की बात ही नहीं कर रहा हूं जो धर्म के आधार पर चल रहे हैं। उन तमाम देशों में कॉमन सिविल कोड है और उसके बाद भी तमाम धार्मिक अधिकार लोगों के वहां पर सुरक्षित है। जर्मनी में मुसलमान रह रहा है, ब्रिटेन में भी रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है या और तमाम देशों में रह रहा है। इसलिए मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कॉमन सिविल कोड किसी की धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं है और इस पर राष्ट्रीय बहस हो रही है, शुरू हो चुकी है और कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए और होगा। ठीक है, अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान पर आते हैं। धर्म से जुड़ी हुई हिंसा और हिंसा की खबरें देश भर से आ रही हैं। देखिए, अब नकवी जी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। भागवत साहब ने कहा है कि हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता, हिंसा को पसंद करने वाले समाज के अब गिनती के दिन बचे हैं।
हिंसा पसंद करने वाला ये समाज कौन है जिसकी वो बात कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने किसी, अब इस पे भी कुछ लोग जो है वो कहने लगेंगे ये भी साहब कम्युनल लाइन है। अरे भाई, ये देश जो है जियो और जीने दो के संस्कार, संस्कृति और संकल्प से भरा हुआ है। उसी संस्कार, उसी संस्कृति और उसी संकल्प का संदेश या सबक एक बार दोहराया है मोहन भागवत जी ने। अब दिक्कत यह है कि अगर आप ये बताइए कि जहां पर मारकाट हो रही है, जहां पर हिंसा हो रही है, जहां पर जिस तरह का एक पूरा जुर्म और जुल्म का एक पूरा बाजार वहां पे तैयार है, आप पड़ोस में पाकिस्तान देख लीजिए। मस्जिदों में खुद उनके लोग घुस घुस करके और नमाजियों का कत्लेआम करते हैं। अब यहां अगर कहीं किसी जगह पे गलती से, कभी ना हो, गलती से हो गया होता तो ओहो, क्या ये सब सेकुलर सिंडिकेट खड़ा हो गया होता। आज तक मैंने इनकी कभी आवाज नहीं सुनी कि बेगुनाहों की हत्या पाकिस्तान में खुद वहीं के लोग जो है वो मस्जिदों में कर रहे हैं, नमाजियों को मार रहे हैं। तो संघ प्रमुख क्या किस तरह से और देशों में आसपास जिन्होंने जियो और जीने दो की, नकवी जी वो तो देश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंसा मैं वही पसंद कह रहा करने वाले समाज, हम जब वो कौन सा समाज है? जो भी समाज है, समाज, उन्होंने कोई समाज का जो है वो नहीं किया, वर्गीकरण नहीं किया है। जो हिंसा, जो दंगे, जो फसाद, जो हंगामा, जो जुर्म, जो जुल्म के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कभी इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएंगे। और दुनिया इस बात का गवाह है। तमाम वो देश जो देश की आज तक वर्चस्व के आधार पर, अपने जो है वो अपने विस्तार के आधार पर अपने को दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश बनाने का या समाज बनाने की कोशिश करते रहे, वो मिट गए हैं। और यही बात उन्होंने कही है। इसीलिए हमने कहा ना, जियो और जीने दो का यही संकल्प, यही सिद्धांत और यही सबक जो है हमारे लिए सार्थक है। एक आखिरी सवाल आपसे। राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर अप्रैल के महीने की शुरुआत में हिंसा हुई, उसके बाद खरगोन में, वहां पर भी हमने देखा मध्य प्रदेश में, लेकिन अलवर में फिर एक प्राचीन मंदिर भी टूटा। अशोक गहलोत के बयान पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमें बताएं हमें क्या करना है, आपकी सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है ऐसी हिंसाओं के मद्देनजर? देखिए, ऐसा है कि अब उनको तो फिर इससे जो ये लॉ एंड ऑर्डर होता है, ये राज्य का सब्जेक्ट होता है। अगर उनको प्रधानमंत्री जी से पूछना है तो सबसे पहले तो वो इस्तीफा दे दें और जाकर के सोनिया जी को बता दें कि भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दंगाइयों को, बलवाइयों को, ऐसे लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिनको कंट्रोल हमें करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दिक्कत ये हो गई कि इनको जो है वो ज्ञान देते फिरते हैं ये लोग कि साहब ये यहाँ पर जो है वो जुल्म हो रहा है, यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और खुद जो है वो अपने राज्य में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे। और ये बात नहीं है कि आज ऐसा हो रहा है। आपको याद होगा कि इसी राजस्थान में जो शुरू में बहुत एक हंगामा चला था, लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग, और ये लिंचिंग का जो हंगामा हुआ था उस वक्त जो है वो बीजेपी की सरकार थी, और ये लोग घूम घूम करके हाहाकार मचा रखा था, पार्लियामेंट से लेकर, संसद से लेकर सड़क तक। जबकि जो लोग भी इसमें शामिल थे इस क्राइम में, उनको जो है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करके वो 8 महीने तक उनकी बेल नहीं हुई थी, लेकिन इसका हंगामा किया था। और अभी जो आपने नाम लिया करौली में या और जगहों पे जो हुआ, उस पे जो है चुप है। प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताया सर आपने 2 लाइन में आपकी सरकार का। देखिए, हमारी सरकार का प्लान ऑफ एक्शन यह है कि देश का सौहार्द, देश का भाईचारा, देश में अनेकता में एकता की ताकत को कोई ताकत कमजोर न कर पाए जी। और जो इस काम को इसको कमजोर करने का गुनाह करेगा तो गुनाहगार छोड़ा नहीं जाएगा और बेगुनाह छुआ नहीं जाएगा। इसलिए इसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं, और यही संकल्प जो है वो देश को एकजुट रखेगा। और इस तरह के जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, उस भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी चलती रहेगी और जनता उनको उसका जो है जवाब देती रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका। मुख्तार अब्बास नकवी जी, केंद्रीय मंत्री आज तक पर धर्मयुद्ध वाली चर्चा में शामिल होते हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।